साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज 21 मई है और 21 मई के जितने करंट अफेयर्स हैं आज हम लोग उसको देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। आपको पता है कि जब से कोरोना वायरस फैला है तब से WHO की भूमिका को लेकर के लगभग जितने शक्तिशाली देश हैं सब सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत भी सवाल उठा रहा है कि जब WHO को पता था कि कोरोना जैसा वायरस फैल रहा है तो जल्द ही WHO ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसको महामारी के रूप में जल्द से जल्द घोषित क्यों नहीं किया, चीन का बचाव क्यों करता रहा। ये सारी चीज़ें विश्व के जितने शक्तिशाली देश हैं सब उठा रहे हैं विश्व के पूरे मंच पे। तो अब एक निर्णय लिया गया है WHO के द्वारा कि जो ये कोरोना वायरस था, कोविड-19 कैसे आया, इसकी जांच की जाएगी और महामारी को रोकने में WHO की जो भूमिका है उसकी भी जांच की जाएगी कि ये चीन के फेवर में था कि नहीं था, या ये निष्पक्ष था, स्वतंत्र था और इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहा था कि कोरोना जल्द से जल्द समाप्त हो। तो इसकी अब जांच की जाएगी और उस जांच में जो 34 सदस्य होंगे, आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के जानकार होते हैं और इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे हैं जो कि अपने स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ये बहुत समझ लीजिए एक अच्छे गर्व की बात है कि भारत को इस जांच का अध्यक्ष बनाया गया है और भारत इसकी अब जांच करेगा। आपको पता है कि चीन के विरोध में जांच करना है, WHO के विरोध में जांच करना है, तो अब भारत चाहे तो चीन को उसकी औकात बता सकता है और भारत चाहे तो चीन को अब कहीं न कहीं दोषी करार दिलवा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है और चूंकि चीन की गतिविधियों की भी जांच करना है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का ये पद। आप इतना याद रखिएगा। WHO के बारे में हमने कई बातें आपको पिछले वीडियो में बताई हैं, तो यहाँ रिपीट करके हम आपका समय नहीं खराब करना चाहते हैं। आप वहीं इसको जा करके अच्छे से WHO के बारे में कई जानकारियाँ हमने आपको दी हैं पिछले वीडियो में, उसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, WHO। चलिए आगे। सुपर साइक्लोन तूफान क्या होता है? आपको पता है एम्फान तूफान इस समय तहलका मचाया हुआ है और हमने 2-3 दिन पहले ही, लगभग हमको लग रहा सबसे पहले हमने आपको ये पढ़ा दिया था कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान जिसका नाम एम्फान है आने वाला है, जिसका नाम थाईलैंड ने दिया है। कई सारी जानकारियाँ हमने आपको दे दी थी। आज उसी के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा और कर लें। तो यह सुपर साइक्लोन में बदल गया है। आपको पता होना चाहिए सुपर साइक्लोन क्या होता है। तो सुपर साइक्लोन वह साइक्लोन, यानी वह साइक्लोन का मतलब चक्रवात, वह चक्रवात होता है जिसकी गति, जिस तूफान की गति 119 किलोमीटर से लेकर के 221 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो अभी तक 1999 के बाद भारत में ऐसा कोई भी 1999 के बाद से भारत में ऐसा कोई तूफान नहीं आया था। तो 21 वर्षों के पश्चात यह तूफान आया है दोस्तों। तो 21 वर्षों के पश्चात आया है। आप कल्पना करिए कितने दिनों के बाद आया है ये तूफान। तो ऐसे तूफानों को परीक्षा के नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि अब ये आपसे यही पूछ लेगा सुपर साइक्लोन तूफान क्या होता है, यही पूछ सकता है। तो ऐसे दे देगा ऑप्शन में जिसकी गति 119 किलोमीटर से लेकर के 221 किलोमीटर प्रति घंटा हो। आप एक बार कल्पना करिए जब हमारी आपकी गाड़ी 80-85 के ऊपर जाती है तो कितना भयंकर लगता है, और आप कल्पना करिए कि इस तूफान की गति जब 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो ये कितना भयानक होगा, कितना खतरनाक होगा। तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा। आपको एक बात और बता दें, तूफानों का जो नामकरण होता है वो अलग अलग देशों को अल्फ़ाबेट क्रम में मिलता रहता है कि इस बार आप रख दीजिएगा, इस बार आप रख दीजिएगा, और आगे आने वाले 4, 6, 10 तूफानों का नाम भी रखा जा चुका है। जैसे जो अगला तूफान अब आएगा उसका नाम होगा निसर्गा। जो अगला तूफान आएगा उसका नाम होगा निसर्गा। फिर अगला जब तूफान आएगा तो उसका नाम होगा गति,
और उसके बाद जब अगला तूफान आएगा तो इसका नाम होगा नीवर। यानी ये सब नामकरण किया जा चुका है। तो ठीक है, इतना आप जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकटकर समिति संबंधित है। सेकटकर समिति सीमा पर ढांचागत संरचना के विकास से संबंधित है। यह इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है इस समय भारत को सीमा पर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल भी छोटे पटाखे मिर्चिया वाला जो मिर्चा पटाखा होता है ना, उस तरह से दग रहा है। चीन भी उधर कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस कर रहा है। पाकिस्तान तो कर ही रहा है। अभी आपको बार बार हम कहते हैं कोरोना वायरस से लोगों का दिमाग भटकाने के लिए चीन नई चालें चल रहा है कि लोगों का दिमाग इधर से भटक जाए। तो सेकटकर समिति एक मेजर थे सेना के, इनके नेतृत्व में एक गठित किया गया था और कहा गया था कि आप ये बताइए कि सीमा की सुरक्षा कैसे की जाए। तो उन्होंने ही सिफारिश दिया था कि सीमा पर कैसे कैसे क्या किया जाए। तो उनकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है और आपको पता है कि बहुत सारा परिवर्तन सीमा पे किया जा रहा है। तो इसलिए आपसे सेकटकर समिति पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो सीमा पर ढांचागत संरचना के विकास से संबंधित है। अगला, नेपाल ने अपने नए नक्शे में किन भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा क्योंकि देख रहे हैं आप कि नेपाल जैसा छोटा सा देश जो यूपी का भी आधा होगा, यानी उसकी कोई औकात नहीं है। औकात का मतलब कुछ नहीं है, वो भिखारी टाइप का देश है, दूसरों के टुकड़े पे पलने वाला देश है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार आ गई है। और आपको पता है जितने कम्युनिस्ट होते हैं, चाहे वो जहाँ के कम्युनिस्ट हों, उनका जो समर्पण होता है वो चीन के प्रति ज़्यादा होता है। तो चीन के टुकड़े पे चीन रोटी फेंक करके नेपाल को भौंकवा रहा है भारत के खिलाफ कि तुम भौंको। तो नेपाल की मति मारी गई है। नेपाल क्या कहा जाए, अब नेपाल जैसे छोटे से देश को उसको विकास करना चाहिए, तो आज वो विकास छोड़ करके चीन का पिछलग्गू बनता जा रहा है। तो उसने 3 भारतीय क्षेत्र को, जो कि उत्तराखंड में पड़ते हैं, काला पानी, लिपुलेख और लिपियाग एक दर्रा है, तो इन सबको नेपाल ने कहा है कि यह सब हमारा है। आपको पता है हमने आपको पिछले वीडियो में काला पानी के बारे में बताया है, लिपुलेख के बारे में भी बताया है। तो हम बार बार किसी चीज़ को यहाँ रिपीट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहें तो यदि आप लिखे होंगे पहले का क्वेश्चन तो ठीक है, आपके लिए क्लियर होगा। नहीं होगा तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। काला पानी विवाद क्या है, लिपुलेख विवाद क्या है और लिपियाग दर्रा क्या है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को नेपाल ने अपने में शामिल कर लिया है, इतना आप क्लियर रखिएगा। अगला, भारत का सबसे शक्तिशाली रेल इंजन जो कि 12,000 हॉर्स पावर का है, कहाँ निर्मित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके रेलवे वालों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत विश्व का 6वां देश बन गया है। भारत विश्व का 6वां देश बन गया है इतना शक्तिशाली इंजन बनाने वाला। 12,000 हॉर्स पावर, आप कल्पना करिए, जो ट्रैक्टर होता है नॉर्मल ट्रैक्टर वो 40 हॉर्स पावर 50 हॉर्स पावर का होता है, और अब कितनी ताकत होती है उसमें। और सोचिए कहाँ 40 हॉर्स पावर, कहाँ 12,000 हॉर्स पावर, कितना शक्तिशाली होगा। तो ये मधेपुरा बिहार में, मधेपुरा जो रेल कोच फैक्ट्री है वहाँ इसकी इसको बनाया गया है बिहार में। तो आपसे कभी कभी फैक्ट्री का नाम भी पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली रेल इंजन कितने हॉर्स पावर का है, तो 12,000 हॉर्स पावर का है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, जम के तैयारी करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए, लगे रहिए, समय का सदुपयोग करते रहिए इन्हीं बातों के साथ। ठीक है, जय हिंद।